साल 2005 इथियोपिया के अफार क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने अचानक इस जमीन से तेज गड़गड़ाहट की आवाजें सुननी शुरू की। कुछ ही घंटों में धरती फटने लगी। लगभग 56 किलोमीटर लंबी दरार जमीन के बीचों बीच उभर आई। कई जगहों पर जमीन कुछ फीट नीचे धंस गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय धरती की सतह इतनी तेजी से खिंच रही थी कि मानो कोई अदृश्य ताकत पूरे महाद्वीप को दो हिस्सों में तोड़ने की कोशिश कर रही हो। यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं था, यह पृथ्वी के अंदर चल रही वास्तविक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया थी और वैज्ञानिकों का मानना है कि यही प्रक्रिया भविष्य में अफ्रीका को दो अलग अलग महाद्वीपों में बदल सकती है। आज जब दुनिया युद्धों, आर्थिक संकटों और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दे रही है, उसी समय अफ्रीका के नीचे पृथ्वी की सतह चुपचाप टूट रही है। यह बदलाव इतना विशाल है कि आने वाले करोड़ों वर्षों में दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अफ्रीका टूट क्यों रहा है? क्या यह प्रक्रिया इंसानों के लिए खतरनाक है? क्या नई समुद्री सीमाएं बनेंगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इंसान पहली बार किसी महाद्वीप को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देख रहा है? इस कहानी की शुरुआत पृथ्वी की सतह से नहीं, बल्कि उसके हजारों किलोमीटर नीचे से होती है। पृथ्वी की बाहरी सतह पूरी तरह एक समान ठोस परत नहीं है। यह कई विशाल टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है, जो लगातार बेहद धीमी गति से हिलती रहती हैं। यही प्लेटें भूकंप, ज्वालामुखी और महाद्वीपों की स्थिति तय करती हैं। अफ्रीका भी एक अकेली प्लेट नहीं है। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह मुख्य रूप से दो बड़ी प्लेटों में बट रहा है, न्यूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट। इनके बीच का क्षेत्र धीरे धीरे अलग हो रहा है। इस टूटने की सबसे बड़ी निशानी है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। यह दुनिया की सबसे विशाल भूवैज्ञानिक दरारों में से एक है। यह रिफ्ट सिस्टम लगभग 6000 किलोमीटर लंबा है और इथियोपिया से लेकर मोजाम्बिक तक फैला हुआ है। कई जगहों पर यह दरार इतनी चौड़ी हो चुकी है कि सैटेलाइट तस्वीरों में भी साफ दिखाई देती है। यही वह क्षेत्र है जहां अफ्रीका वास्तव में धीरे धीरे दो हिस्सों में टूट रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह प्रक्रिया नई नहीं है। इसकी शुरुआत लगभग 2.5 करोड़ साल पहले हुई थी, लेकिन इंसानों ने इसका असर हाल के दशकों में ज्यादा स्पष्ट रूप से देखना शुरू किया। वजह यह है कि अब सैटेलाइट, जीपीएस और साइज्मिक मॉनिटरिंग सिस्टम्स इतनी सटीक हो चुकी हैं कि जमीन की बेहद धीमी हलचल भी रिकॉर्ड की जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में प्लेटें हर साल लगभग कुछ मिलीमीटर से लेकर करीब 1 सेंटीमीटर तक दूर जा रही हैं। सुनने में यह बहुत कम लगता है, लेकिन भूवैज्ञानिक समय में यही गति पूरे महाद्वीप को बदल सकती है। अफार क्षेत्र वैज्ञानिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह बन चुका है। यहाँ 3 टेक्टोनिक बाउंड्रीज एक साथ मिलती हैं, रेड सी रिफ्ट, गल्फ ऑफ एडन रिफ्ट और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। इसे ट्रिपल जंक्शन कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां पृथ्वी की क्रस्ट सबसे कमजोर होती जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में अगर रिफ्ट पर्याप्त चौड़ा और गहरा हुआ तो समुद्री पानी यहां तक पहुंच सकता है और एक नया महासागर बन सकता है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है। इस दरार के आसपास रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ रहा है। इथियोपिया, केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक जैसे देशों में लगातार छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। कई गांवों में जमीन अचानक धंस जाती है, सड़कें टूट जाती हैं, खेती की जमीन बर्बाद हो जाती है। कुछ इलाकों में पानी के स्रोत बदल गए हैं क्योंकि भूमिगत संरचना लगातार बदल रही है। केन्या में 2018 में भारी बारिश और मिट्टी के कटाव के बाद सड़क के पास एक विशाल दरार दिखाई दी थी। बारिश के कारण जमीन धंसने लगी और हाईवे का एक हिस्सा टूट गया। इस घटना की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो गई थीं। हालांकि वैज्ञानिकों ने बाद में स्पष्ट किया कि हर दरार सीधे महाद्वीप के टूटने का संकेत नहीं होती, लेकिन इस घटना ने यह जरूर दिखाया कि यह पूरा क्षेत्र भूवैज्ञानिक रूप से कितना सक्रिय और अस्थिर है। इस प्रक्रिया के पीछे सिर्फ प्लेटों की हलचल नहीं, बल्कि पृथ्वी के अंदर मौजूद अत्यधिक गर्म मैग्मा भी जिम्मेदार है। धरती के मेंटल में मौजूद अत्यधिक गर्म मटेरियल ऊपर की ओर उठने लगता है। इससे क्रस्ट कमजोर होने लगती है और धीरे धीरे फटने लगती है। कुछ वैज्ञानिक इसे मेंटल प्लूम थियरी से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि अफ्रीका के नीचे विशाल गर्म क्षेत्र मौजूद है जो सतह को ऊपर धकेल रहा है। इसी वजह से ईस्ट अफ्रीका दुनिया के सबसे सक्रिय वॉल्केनिक रीजन्स में से एक माना जाता है। यहाँ कई खतरनाक ज्वालामुखी मौजूद हैं। इनमें से एक है एर्टा आले ज्वालामुखी, जो इथियोपिया में स्थित है। यह दुनिया की उन गिने चुने ज्वालामुखियों में शामिल है जिनमें स्थायी लावा लेक मौजूद है। यहाँ जमीन के नीचे मैग्मा लगातार सक्रिय रहता है। वैज्ञानिकों के लिए यह क्षेत्र पृथ्वी के अंदर की गतिविधियों को समझने की प्राकृतिक प्रयोगशाला बन चुका है। लेकिन जहां वैज्ञानिकों को रिसर्च दिखाई देती है, वहीं स्थानीय लोगों को सर्वाइवल की चुनौती दिखाई देती है।
कई गांव ऐसे इलाकों में बसे हैं जहां लगातार भूगर्भीय बदलाव हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में लोगों को लगातार भूकंप और जमीन धंसने का खतरा बना रहता है। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्षेत्रों में यह खतरा और बढ़ जाता है। अगर सड़कें टूटती हैं तो फूड सप्लाई तक रुक सकती है, पानी की पाइपलाइन टूट सकती है, बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अफ्रीका पहले से ही जलवायु परिवर्तन, सूखा और गरीबी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में भूवैज्ञानिक इंस्टेबिलिटी नई आर्थिक समस्याएं पैदा कर सकती है। कई देशों में माइनिंग इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जमीन के लगातार बदलने से पाइपलाइंस, रेलवेज और ट्रांसपोर्ट रूट्स को नुकसान पहुंच सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर और प्रोटेक्शन पर भविष्य में अरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं। हालांकि इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जहां खतरा है वहीं अवसर भी मौजूद है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के आसपास जियोथर्मल एनर्जी की भारी संभावना है। पृथ्वी के अंदर की गर्मी का इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जा सकता है। केन्या पहले ही जियोथर्मल पावर प्रोडक्शन में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। यहाँ कई पावर प्लांट्स सीधे भूमिगत हीट का उपयोग करते हैं। यह ऊर्जा भविष्य में ईस्ट अफ्रीका के लाखों लोगों की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। ऐसे क्षेत्रों में जहां ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स महंगे हैं, जियोथर्मल एनर्जी अपेक्षाकृत स्थिर और सस्टेनेबल विकल्प बन सकती है। यानी जिस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया से खतरा पैदा हो रहा है वही भविष्य में ऊर्जा का विशाल स्रोत भी बन सकती है। अगर यह प्रक्रिया लाखों साल तक जारी रहती है तो भविष्य में पूर्वी अफ्रीका मुख्य महाद्वीप से अलग हो सकता है। सोमाली प्लेट से जुड़े ईस्ट अफ्रीकन क्षेत्रों का कुछ हिस्सा भविष्य में अलग लैंडमास का रूप ले सकता है। इनके बीच नया ओशन बेसिन विकसित हो सकता है। जिस जगह आज सूखी जमीन है वहां भविष्य में समुद्री जहाज चल सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि रेड सी भी टेक्टोनिक रिफ्टिंग की इसी तरह की प्रक्रिया से बना था। कभी अरब प्रायद्वीप अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, लेकिन टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण दोनों अलग हो गए और उनके बीच समुद्र बन गया। यानी पृथ्वी के इतिहास में महाद्वीपों का टूटना कोई नई घटना नहीं है। नया यह है कि इंसान अब इस प्रक्रिया को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रियल टाइम में ऑब्जर्व कर रहा है। नासा और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लगातार सैटेलाइट मॉनिटरिंग कर रही हैं। जीपीएस स्टेशंस जमीन की मूवमेंट को मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी तक माप सकते हैं। साइज्मिक सेंसर्स अंडरग्राउंड वाइब्रेशंस को ट्रैक करते हैं। इन आंकड़ों की मदद से वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में कौन कौन से क्षेत्र अधिक संवेदनशील और खतरे में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अफ्रीका कल या अगले 100 साल में 2 हिस्सों में नहीं टूटने वाला। यह प्रक्रिया बेहद धीमी है और इसमें करोड़ों साल लग सकते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर बढ़ा चढ़ा कर दावे किए जाते हैं कि अफ्रीका बहुत जल्द टूट जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और बेहद धीमी प्रक्रिया है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा छोटा है। धीमी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस भी इंसानी सभ्यता पर गहरा असर डाल सकती हैं। अगर किसी क्षेत्र में लगातार अर्थक्वेक्स आते हैं तो वहां लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट मुश्किल हो सकता है। इंश्योरेंस कॉस्ट्स बढ़ सकते हैं, बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रिस्कियर हो सकते हैं, कुछ क्षेत्रों में माइग्रेशन बढ़ सकता है। ईस्ट अफ्रीका का लैंडस्केप पहले ही बदल चुका है। यहाँ विशाल वैलीज, ऊंचे प्लेटोज और गहरी झीलें मौजूद हैं। लेक तंगनियका और लेक मालावी जैसी झीलें इसी टेक्टोनिक एक्टिविटी का परिणाम है। कुछ झीलें इतनी गहरी हैं कि वे पृथ्वी की क्रस्ट के खिंचने से बनी डिप्रेशंस यानी विशाल धसी हुई घाटियों में स्थित है। यह क्षेत्र बायोडायवर्सिटी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव इवोल्यूशन की कहानी भी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट से जुड़ी हुई है। यहीं से शुरुआती मानव प्रजातियों के फॉसिल्स मिले हैं। यानी जिस क्षेत्र में आज पृथ्वी टूट रही है वहां कभी मानव सभ्यता की शुरुआती कहानी भी लिखी गई थी। भविष्य में अगर यहाँ नया समुद्र बनता है तो पूरी ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स बदल सकती है। नई पोर्ट्स विकसित हो सकते हैं, नई शिपिंग रूट्स बन सकती हैं। कुछ लैंडलॉक्ड देशों को समुद्री एक्सेस मिल सकता है, लेकिन साथ ही कोस्टल फ्लडिंग, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जैसी नई समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। कई गवर्नमेंट्स अब जियोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। नई रोड्स और बिल्डिंग्स बनाते समय फॉल्ट लाइंस को ध्यान में रखा जा रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स विकसित किए जा रहे हैं। लेकिन डेवलपिंग नेशंस के लिए यह आसान नहीं है। सीमित रिसोर्सेज के कारण कई क्षेत्रों में मॉनिटरिंग सिस्टम्स अभी भी कमजोर हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह पृथ्वी के इवोल्यूशन को समझने का दुर्लभ मौका है। सामान्य तौर पर कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप इतनी धीमी प्रक्रिया होती है कि इंसानी लाइफ स्पैन में बदलाव महसूस नहीं होता, क्योंकि ईस्ट अफ्रीका में कुछ घटनाएं इतनी तेजी से हुई हैं कि रिसर्चर्स को लाइव जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने का मौका मिल रहा है। जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो हमें लगता है कि महाद्वीप हमेशा से ऐसे ही थे, लेकिन पृथ्वी स्थिर नहीं है। करोड़ों साल पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता है।
धीरे धीरे वे अलग हुए। आज अफ्रीका में जो हो रहा है वह उसी एंडलेस प्लानिटरी प्रोसेसेस का अगला अध्याय हो सकता है। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है, धीरे धीरे, लगभग महसूस न होने वाली गति से, लेकिन लगातार। धरती के नीचे टेक्टोनिक फोर्सेस काम कर रही हैं, जमीन खिंच रही है, क्रस्ट कमजोर हो रही है, नई वैलीज बन रही हैं, मैग्मा ऊपर उठ रहा है और अफ्रीका का भविष्य बदल रहा है। आज यह सिर्फ वैज्ञानिकों की रिसर्च लग सकती है, लेकिन लाखों साल बाद शायद पृथ्वी का नक्शा पूरी तरह अलग होगा। जहां आज ईस्ट अफ्रीका मौजूद है, वहां विशाल समुद्र हो सकता है, नई कोस्ट लाइन्स बन सकती हैं, नए इकोसिस्टम्स पैदा हो सकते हैं और भविष्य की किसी सभ्यता के लिए यह सिर्फ इतिहास की एक सामान्य भूवैज्ञानिक घटना होगी, लेकिन हमारे लिए यह पहली बार है जब इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से किसी महाद्वीप को टूटते हुए समझ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।